अस्सलाम वालेकुम बच्चों। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। अब रेस्पायरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए ऑर्गेनिजम्स अपनी फूड में से एनर्जी को रिलीज़ करवा के उसको यूटिलाइज़ करते हैं, क्योंकि लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अपनी वाइटल एक्टिविटीज़ को कैरी ऑन करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है और ये एनर्जी उनको रेस्पायरेशन से ही मिलती है। तो रेस्पायरेशन एक यूनिवर्सल प्रोसेस है। यूनिवर्सल मीन तमाम जानदारों में होने वाला अमल है जिसके ज़रिए जानदार कम्प्लेक्स कंपाउंड्स जो कि कार्बन पे मुश्तमिल होते हैं उनको इस तरह से ब्रेक डाउन करते हैं कि सेल मैक्सिमम एनर्जी को यूज़ कर सकता है। रेस्पायरेशन की टर्म हम दो वेज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं। आम तौर पर हम रेस्पायरेशन को किस सेंस में लेते हैं कि एक्सचेंज ऑफ रेस्पायरेटरी गैसेस, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का माहौल और जानदार के दरमियान जो तबादला है उसको हम रेस्पायरेशन कहते हैं, जबकि ये एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहलाती है। ठीक है। इसके बरक्स जो सेलुलर रेस्पायरेशन है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए सेल्स को एनर्जी मिलती है बाय स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन ऑफ कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स इन द सेल्स। उन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए या कार्बन चेन मॉलिक्यूल्स के ज़रिए जो कि सेल्स में मौजूद होते हैं, जब वो स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन होते हैं तो सेल्स को उनमें से एनर्जी मिलती है और सेल्स उस एनर्जी को यूटिलाइज़ करते हैं, तो इसको हम सेलुलर रेस्पायरेशन कहेंगे। इसके मुकाबले में जो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का माहौल और जानदार के दरमियान तबादला होता है उसको हम एक्सटर्नल रेस्पायरेशन कहेंगे। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पायरेशन। आमतौर पर जो सेलुलर रेस्पायरेशन के लिए फ्यूल होता है जिसको सेल यूज़ करके उससे एनर्जी एक्सट्रैक्ट करता है, वो फ्यूल क्या है? ग्लूकोज। अब ग्लूकोज जो है ये डिफरेंट वेज से मेटाबोलाइज हो सकता है। ये डिपेंड करता है ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने से कबल ग्लूकोज मॉलिक्यूल पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में स्प्लिट होता है। वो रिएक्शन जिसके ज़रिए ग्लूकोज पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स में टूटता है उसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, और ये प्रोसेस आमतौर पर साइटोसोल के अंदर होता है और ये तब होगा जब अभी ग्लूकोज जो है ये माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल नहीं हुआ होगा। माइटोकॉन्ड्रिया में दाखिल होने से कबल ग्लूकोज मॉलिक्यूल दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होगा in a reaction or in a process known as glycolysis which takes place in cytosol, जिसको हम इक्वेशन से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। वो इक्वेशन आपको दिखाई गई है। ग्लूकोज C6H12O6 कन्वर्ट हो रहा है टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला होता है C3H4O3 और इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी रिलीज़ होती है, जबकि इसमें निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड जो है ये इसमें हाइड्रोजन ऐड होंगे, मतलब ये रिड्यूस होगा तो ये NADH2 में कन्वर्ट होगा। ठीक है। तो इस प्रोसेस में एनर्जी जो है ये प्रोड्यूस होती है। अब ये रिएक्शन जो है ये तमाम सेल्स में होता है और बायोलॉजिस्ट के अकॉर्डिंगली ये वो रिएक्शन है जो कि इस कुराए अर्थ पर फर्स्ट सेल में फर्स्ट टाइम हुआ था। सेलुलर रेस्पायरेशन में जो नेक्स्ट स्टेप्स हैं, मतलब ग्लाइकोलाइसिस के बाद के जो स्टेप्स हैं वो मुख्तलिफ हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है ऑन द टाइप ऑफ सेल एंड प्रिवेलिंग कंडीशंस पे और सेल की टाइप पे। पायरुविक एसिड तीन तरह से प्रोसेस हो सकता है, अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन के ज़रिए, लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन के ज़रिए या फिर एरोबिक रेस्पायरेशन के ज़रिए। अब इनमें से जो पहले दो रिएक्शंस हैं या पहले दो जो प्रोसेसेस हैं, मतलब अल्कोहलिक फॉर्मेंटेशन और लैक्टिक एसिड फॉर्मेंटेशन, ये प्रोसेसेस ऑक्सीजन की एब्सेंस में होते हैं और इनको एनएरोबिक कहते हैं। एनएरोबिक नाम से ही जाहिर हो रहा है वो रिएक्शन जो कि ऑक्सीजन के बग़ैर होंगे। ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है और इस प्रोसेस को हम एरोबिक रेस्पायरेशन कहेंगे। एरोबिक रेस्पायरेशन में क्या होता है? ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी जो है इस प्रोसेस में रिलीज़ होती है।
तो पहले हम एनएरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर लेते हैं। एनएरोबिक रेस्पिरेशन, जैसा कि पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन वो प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं होती। ये प्रोसेस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होता है। अब उसमें हमारे पास फर्स्ट जो है ये है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन प्रिमिटिव सेल्स और इसके अलावा यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं जैसा कि यीस्ट वगैरह, पायरोविक, इसमें क्या होता है कि पायरोविक एसिड ब्रेक डाउन होता है अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये आपको रिएक्शन के थ्रू बताया गया है। पायरोविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपको दिखाए गए हैं और ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही 2 मॉलिक्यूल्स कार्बन डाइऑक्साइड के भी प्रोड्यूस हो रहे हैं और NADH2 कन्वर्ट हो रहा है NAD में, मतलब इसमें ये अपना हाइड्रोजन, अपना इलेक्ट्रॉन जो है ये डोनेट कर रहा है। ठीक है, तो चूँकि इस प्रोसेस में अल्कोहल प्रोड्यूस होती है तो इसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट जो है ये है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब इसमें लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस होता है, इस वजह से इसको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या होगा कि पायरोविक एसिड मॉलिक्यूल जो है, जो कि ग्लाइकोलिसिस से आया है, ये कन्वर्ट होगा लैक्टिक एसिड में। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6O3 और ये प्रोसेस ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में होगा। यह आपको रिएक्शन में दिखाया गया है कि 2 मॉलिक्यूल्स पायरोविक एसिड के कन्वर्ट हो रहे हैं 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ लैक्टिक एसिड में और इसमें NADH2 कन्वर्ट हो रहा है NAD में, मतलब NADH2 अपना हाइड्रोजन और अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं ये डोनेट कर रहा है। एनारोबिक रेस्पिरेशन ये ह्यूमंस और बाकी एनिमल्स में एक्सट्रीम फिज़िकल एक्टिविटीज़ के दौरान उनके मसल सेल्स में होने वाला प्रोसेस है, जैसा कि स्प्रिंटिंग वगैरह में। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है फास्ट रनिंग। ठीक है, तो जब एनिमल्स या ह्यूमन बीइंग्स फास्ट रनिंग करते हैं तो उस दौरान ऑक्सीजन जो है वो तमाम सेल्स को इतनी तेज़ी से नहीं पहुंचाई जा सकती जितनी कि सेल की डिमांड होती है। तो सेल उस वक्त फिर ऑक्सीजन चूँकि उसके पास मौजूद नहीं होती तो सेल ऑक्सीजन की गैर मौजूदगी में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन जो है वो स्टार्ट कर देता है। अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन दोनों ही इनमें से ग्लूकोज के अंदर से स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है और सिर्फ 2% एनर्जी जो है ग्लूकोज के केमिकल बॉन्ड में से एक्सट्रैक्ट की जा सकती है और इसको एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट किया जा सकता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रोसेस है एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन में अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया का रोल देखें तो माइटोकॉन्ड्रिया हमारे पास पावर हाउस कंसिडर होते हैं और मतलब ये एनर्जी प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो ग्लाइकोलिसिस का अमल तो साइटोसोल में होता है, उसके बाद जो प्रोसेस है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होगा। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं क्योंकि इसमें लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है या प्रोड्यूस होती है, जिसको बाद में सेल्स जो हैं वो यूटिलाइज़ करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया ग्रैन्युलर या फिर फिलामेंटियस ऑर्गेनेलीज हैं जो कि एनिमल और प्लांट सेल्स के साइटोप्लाज्म में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। हर माइटोकॉन्ड्रियन का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह का होता है कि उसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है जबकि इनर मेम्ब्रेन जो है वो इन फोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है। उन फोल्ड्स को क्रिस्टी कहते हैं जो कि ऑर्गेनेली के या माइटोकॉन्ड्रिया के एंटीरियर में एक्सटेंड हुई होती हैं। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में बहुत अहम किरदार अदा करता है बाय ट्रांसफरिंग द एनर्जी ऑफ द ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स टू द केमिकल बॉन्ड्स ऑफ ATP। किस तरह से एनर्जी जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की एनर्जी है उसको ATP में ट्रांसफ़र करके या ATP की फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करके। बहुत ज़्यादा इंजाइम्स और को इंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मौजूद होते हैं जो कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स में से एनर्जी स्लोली रिलीज़ करवाते हैं। इसी वजह से हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउसेस कहते हैं क्योंकि ये एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ये एनर्जी सेलुलर फंक्शंस के लिए यूटिलाइज होती है। नेक्स्ट हमारे पास है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एंड इट्स इम्पॉर्टेंस। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जिसको हम ATP की फॉर्म में एब्रीवेट करते हैं, ये वो कंपाउंड है जो कि तमाम लिविंग सेल में पाया जाता है और ये एसेंशियल केमिकल है लाइफ के लिए।
ये अहम किरदार अदा करता है बहुत सी एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशंस के अंदर, जो कि ऑर्गेनिज़म्स के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के अंदर हो रही होती हैं। आमतौर पर पी का मतलब होता है फॉस्फेट ग्रुप। सेकंड और थर्ड फॉस्फेट जो है ये हाई एनर्जी बॉन्ड्स कहलाते हैं या हाई एनर्जी बॉन्ड्स पर मुश्तमिल होते हैं। अगर ये हाइड्रोलिसिस के ज़रिए टूटते हैं तो बहुत ज़्यादा मकदार एनर्जी की रिलीज़ होती है एटीपी के बाकी मॉलिक्यूल्स की निस्बत। अब जब टर्मिनल फॉस्फेट टूटेगा तो 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी रिलीज़ होगी। हाई एनर्जी फॉस्फेट बॉन्ड जो है ये सेल को इस काबिल बनाता है कि वो ग्रेट क्वांटिटी ऑफ एनर्जी को एकमुलेट कर सके या उसको इकट्ठा करके थोड़ी सी जगह में भी रख सके या उसको महफूज रख सके, और ये बाद में जब भी ज़रूरत होगी उसको प्रोवाइड कर सके। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये सेल्स के अंदर एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी इस्तेमाल होगी फॉर वेरियस फंक्शन, मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए। मिसाल के तौर पर कम्प्लेक्स कंपाउंड्स बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व कंडक्शन के लिए। ठीक है, तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल जो है ये हाई एनर्जी बॉन्ड है जिससे बहुत सी एनर्जी रिलीज़ हो, हाई एनर्जी रिलीजिंग कंपाउंड है जिससे बहुत बड़ी मकदार एनर्जी की रिलीज़ होती है जब इसका एक बॉन्ड टूटता है तो। और ये एनर्जी जो है ये इस्तेमाल होती है कंपाउंड्स बनाने के लिए, सेल मेम्ब्रेन के गिर्द एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन के लिए और नर्व कंडक्शन में मैसेज कंडक्ट करने के लिए। ठीक है।